जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ये आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए हमेशा से मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और यूपी पुलिस के एग्जाम में अपना एक पद सुनिश्चित करिए। आइए आज मैं संविधान की कड़ी में आपको पढ़ाने जा रहा हूं भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं? मौलिक अधिकार में सबसे ज्यादा यूपी पुलिस में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? हर एक छोटे बड़े पहलू पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं और आपको वीडियो देखने के बाद इस वीडियो की गुणवत्ता, इस वीडियो की उपयोगिता अंत में समझ में आएगी। आइए हम लोग देखते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। आइए देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार, इस अधिकारों को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। क्या होते हैं मौलिक अधिकार? आइए एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ, तो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की अच्छी स्थिति इस समय है। उस समय हमारे देश के पास सबसे बड़ी चुनौती थी रोटी, कपड़ा और मकान, और उसी समय बन रहा था हमारे देश का संविधान। तो संविधान बनाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई की बात यह थी कि भैया हम लोग अपने भारतीय भाई बंधुओं को कैसे वो अधिकार प्रदान करें जिससे वो स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, अमीरी और गरीबी के दरार को दूर कर सके, सबके पास समान रूप से रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो। तो ऐसा तो संभव नहीं था कि अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाएगा और सबके घर को बनवा दिया जाए, सबके पास शौचालय हो जाए, सबके पास बिजली हो जाए, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हो जाए स्वतंत्रता मिलने के बाद ही। तो संविधान के जो सलाहकार थे BN राव जी, उन्होंने कहा कि हमें क्यों ना अपने संविधान में अधिकारों को 2 भागों में बांट देना चाहिए। जब हमारे देश के पास पैसा नहीं है तो हमें अपनी जनता को ऐसे अधिकार देने चाहिए जिससे कि उनका पैसा भी ना लगे और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव हो। जैसे कि उन्हें बोलने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, अपने मनपसंद व्यवसाय करने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मनपसंद धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता का निषेध। ऐसे अधिकार दिए गए जिससे कि वो बिना पैसे के भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। और दूसरे पार्ट में रखा गया अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के साथ। जैसा कि पहले भाग को बोला गया मौलिक अधिकार और दूसरे भाग को बोला गया नीति निर्देशक तत्व। मतलब जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो सरकार ऐसी योजनाएं बनाएगा जिससे हमारे देश में अमीरी और गरीबी के दरार को दूर करके सबको एक समान करने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि सबके पास घर हो, सबके पास शौचालय हो, सबके पास समान रूप से सड़कें हों, सबके पास समान रूप से हर एक सुख सुविधा उपलब्ध हो। तो अधिकारों को उसी समय 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग था मौलिक अधिकार जिसे भाग 3 में रखा गया है, और दूसरा भाग था इसमें बांटते समय नीति निर्देशक तत्व जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। तो कहने का मतलब है आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, इन अधिकारों के बारे में आज मैं आपको बारी बारी से पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकारों को हमने अपने देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लेकर के ग्रहण किया है। मतलब कि हमने अपने भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान को कॉपी करके मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब होता है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मतलब कहने का एक बहुत अहम रोल अदा करेगी हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार। आइए और जानते हैं, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। तो ऐसा क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई? ऐसा क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई? आइए मैं बताता हूं। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, इसको सरकार ने मौलिक अधिकार में रखा हुआ था, और जब सरकार कोई विकासात्मक कार्य करने जाती थी, जैसे रोड बनाती थी और किसी का खेत आ जाता था रोड में, वो जा करके जेसीबी के सामने लौट जाता था, नहीं ये मेरे पापा की अंतिम निशानी है, मैं इसमें से रोड नहीं बनने दूंगा। उस चक्कर में रोड ऐसे घूमती थी, फिर ऐसे घूमती थी, फिर ऐसे घूमती थी। सरकार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण से बाद में किया क्या गया कि मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निकाल करके उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। और यह कब हुआ? 1978 में हुआ। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार भाग 3 से निकल करके किस भाग में है? भाग 12 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो बाबू उस समय निकला था अनुच्छेद 31 से, और वर्तमान समय में है अनुच्छेद 300 क में। 19 च में भी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, तो 19 च से भी हट गया था और अनुच्छेद 31 से भी हट गया था। वर्तमान समय में कहा है? अनुच्छेद 300 क में। किस संविधान संशोधन द्वारा हटा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में? 1978 में। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले कितनी थी? 7। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका देश के संविधान से लेकर के ग्रहण किया है। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। पहले इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में है। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। आगे की कड़ी में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार है उसको हम लोग अगर देखें तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो समता या समानता का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32 में। अतः कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। आइए आगे देखते हैं बारी बारी से। देखिए अब यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद 14 में दिया गया। अनुच्छेद 14 में बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में आच्छादन का सिद्धांत। मतलब कि ऐसे कोई नियम जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे? शक्ति विहीन हो जाएंगे। इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है अनुच्छेद 13 को। आइए देखते हैं 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था होगी सभी के लिए एक समान होगी। लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, गोरे के लिए भी, काले के लिए भी, लंबे के लिए भी, छोटे के लिए भी, मोटे के लिए भी। इसीलिए कानून के आंखों पर काली पट्टियां बांध दी गई है और तराजू जब उठेगा तो सबके लिए एक बराबर उठेगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि समान रूप से सभी के साथ व्यवहार किया जाएगा। गोरे, काले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहा गया अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन के अवसर की समानता। कहने का मतलब हमारे देश में अगर कोई पद, सरकारी पद निकलता है तो उसको पाने का अधिकार हर व्यक्ति को होगा जो इसके योग्य है। अगर आपके अंदर योग्यता है पुलिस बनने की तो आपको वो पद मिलेगा, बशर्ते आपको पुलिस में दिए गए मापदंडों को पूरा करना होगा कि आपकी एज होनी चाहिए, आप परीक्षा को पास करने चाहिए, आप दौड़ निकाल लें, आपका नाम मेरिट में आ जाए, आप पुलिस बन जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी के हो, कोई भी धर्म हो आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप पुलिस बन सकते हैं बशर्ते आप भारतीय हो। ये नहीं कि आप नेपाल पुलिस का फॉर्म भर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और अनुच्छेद 16 में ही आरक्षण का उल्लेख किया गया है। आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 16। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता कहने का मतलब है, ये अनुच्छेद पुलिस के पेपर में 4-5 बार आ चुका है। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत। हमारे देश में छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसे अपराध माना जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा भारतीय दंड संहिता के तहत। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में अब उपाधियां नहीं दी जाएंगी सिवाय 2 क्षेत्रों को छोड़ के, सेना और शिक्षा। 2 क्षेत्रों में हम लोग उपाधियां दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसे उपाधि नहीं देंगे जैसे कि पहले के राजा ग्रहण कर लेते थे। जैसे शेर मार दिया तो शेरशाह सूरी, उसी तरह से बिल्ली मार दिया तो बिल्ली सूरी, ऐसा नहीं। चूहा मार दिया तो चूहा सूरी, ऐसा नहीं करना है। तो भैया पहले बादशाहों के बादशाह जलालुद्दीन, ये देख रहे हैं, बादशाह, बहादुर, महाराज, सुल्तान, ऐसी उपाधियां, राय बहादुर, ऐसी उपाधियां अब बंद कर दी गई हैं। केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, बाकी किसी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 6, जो कि 19E में देख रहे हैं आप, 19F यानी 19 में पहले संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जो बचे हुए हैं उसे कैसे याद करेंगे, आइए जानते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कि ABC को याद करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता सबसे पहले आती है। तो 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। कोई तो सुनेगा मेरी बात को, तो सभा होनी चाहिए ना सुनने के लिए। तो 19B में है सभा एकत्रित करने की स्वतंत्रता, और कुछ लोग उसमें से हमारी बात को मानेंगे, तो यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहले में है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे में है सभा एकत्रित करने की स्वतंत्रता, तीसरे में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो याद करिएगा A, B और ये हो गया हमारा C। तो A, B, C आपको याद हुआ होगा। अब हमने संगठन बना लिया, तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं आएंगे जाएंगे, तो 19D। अब कहीं आएंगे जाएंगे तो वहां रुकेंगे ना, तो वहां बसने की स्वतंत्रता E। F में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया है। अब बचा क्या कि वहां रुके हैं तो अपनी आजीविका के लिए भोजन चलाना है, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता 19G। या फट गया है, तो फिर से देख लीजिएगा। बोलने का अधिकार, सभा एकत्रित करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, कहीं निवास करने का अधिकार, अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार करने का अधिकार। आप इन सब चीजों के लिए पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र हैं। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अच्छा, इस अनुच्छेद को देख के नहीं लग रहा है अपराधी 420 का ख्याल आ रहा है।
तो अपराध क्या है, आइए देखते हैं। अपराध संबंधी क्या बातें बताई गई कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। हमारे देश के संविधान में साफ साफ लिखा गया है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऐसा नहीं होगा कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ, अपराधी मान लिया गया। अगर वो अपराधी है भी तो एक अपराध के लिए सजा कितनी बार, एक बार। दूसरे में लिखा गया अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, जो कि पहले और बाद के कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी। तीसरे में कहा गया किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध डांट के, धमका के अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये तीन बातें याद रखनी है। बस याद रखना है कि अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक कई जो कि यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा आया हुआ अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है तो आप भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए आप पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता है। तो कहने का मतलब है 21 का जो है बहुत पूछता है। तो इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह नियम बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में यह नियम बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में यह नियम बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे कि अनुच्छेद 22 क्या है। गिरफ्तारी से संरक्षण। कहने का मतलब अपराध करने के बाद एक तरह की गिरफ्तारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं दंडात्मक निरोध। जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तब उसको पकड़ा जाता है तो कहा जाता है दंडात्मक निरोध। और एक होता है अपराध करने के पहले, तो इसको कहा जाता है निवारक निरोध। जब आप लोग अपराध करने के बाद पकड़े जाते हैं तो हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ता है, लेकिन जब अपराध करने के पहले पकड़ा जाता है तो उस समय पकड़ने वाले को कारण नहीं बताया जाता है। 24 घंटे के भीतर जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है अपराधी को। उसे अपने पसंद से के वकील से सलाह लेने की क्या होती है, आजादी होती है। और दूसरी परिस्थितियों में निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जाता है और उसको दंडाधिकारी के सामने 3 महीने तक नहीं प्रस्तुत करने का अधिकार है। और रही बात 3 महीने तक प्रस्तुत नहीं हो रहा है तो उसको मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है? देखिएगा आगे देखिए कि अनुच्छेद 23 क्या है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि अनुच्छेद 23 में कि किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती बेगारी नहीं कराया जाता है। मतलब आज के समय में बहुत सारे ऐसे मनबड़ो लोग हैं कि लेबर लोगों को बुला लेंगे, काम करवाएंगे, पैसा नहीं देंगे। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अनुच्छेद 23 में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति से आप जोर जबरदस्ती बेगारी नहीं कराएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए क्या बनाया गया है? उसके लिए बनाया गया है लेबर कोड। उसके लिए क्या बनाया गया है? लेबर कोड बनाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया कि किसी भी कल कारखानों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर किसी कल कारखाने में आप लगाते हैं और जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाते हैं तो आपको ऐसे कार्यों के लिए दंडित किया जा सकता है। ऐसा काम करना अपराध होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी जोखिमपूर्ण कल कारखानों में लगा दें। तो 23 में क्या था? 23 में था कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती बेगारी नहीं कराया जाएगा। 24 में क्या था? 24 में था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया
कि किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद रूप से मानने और आचरण का प्रचार करने के संबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख कहा गया है। कहने का मतलब अनुच्छेद 25 में कहा गया कि आपका धर्म कोई भी हो, आप किसी भी धर्म में जन्म लिए हो, लेकिन आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए हमारे देश भारत में, मतलब अपने देश भारत में क्या है, स्वतंत्र है। मतलब अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम बन सकता हूं, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू बन सकता हूं। मतलब हिंदू जैन भी बन सकता है, जैन हिंदू भी बन सकता है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 25 में ऐसा साफ साफ लिखा गया है। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए दिखाया भी गया चित्र से कि इधर मुस्लिम और इधर हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। कहने का मतलब इधर मस्जिद का प्रारूप और इधर मंदिर का प्रारूप। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता का बात कहा गया है कि अगर आपने किसी धर्म को स्वीकार कर लिया है तो उसके धर्म के प्रबंध के लिए आप पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता है। कहने का मतलब आपने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है तो आप मस्जिद बना सकते हैं, आपने हिंदू धर्म स्वीकार किया है तो आप मंदिर बना सकते हैं, आपने इसी तरह से अन्य कोई भी धर्म अपनाया है तो उसका प्रबंध कर सकते हैं। इसके बारे में कहा गया अनुच्छेद 26 में। ये इधर देखिए मैंने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का फिगर भी दिया है, जिसको देख करके आपको एक आइडिया आपके दिमाग में बनेगा, ठीक है, कि अपने धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। आइए 27 को देखते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए कर अदायगी पर छूट होती है। कहने का मतलब धार्मिक कार्यों में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए कर अदायगी पर छूट होगा, मतलब टैक्स नहीं देना होगा। अनुच्छेद 28 क्या है कि सरकारी खर्च से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब हमारा देश भारत जो है इसका कोई धर्म नहीं है। हमारा देश भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। तो हमारे देश में जो सरकार के खर्चे से चलने वाले विद्यालय होंगे उसमें सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। किसी विशेष धर्म के लिए आप उसमें पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये धर्म अच्छा है बाकी सब धर्म खराब है। ऐसी बात किस में कही गई? अनुच्छेद 28 में। आगे देखते हैं 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी शिक्षण और शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 29। कहने का मतलब है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 29। आइए देखते हैं 30। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। कहने का मतलब होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद है 30। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग क्या बना सकते हैं? मदरसा बना सकते हैं। उसी तरह से अगर आप जैन स्वीकार किए हैं, बौद्ध स्वीकार किए, तो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को बना सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। ऐसे पूछे तो प्रस्तावना, अनुच्छेद पूछे तो 32। किसने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और आत्मा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं, इसे मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? कि अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके मूल अधिकारों को छीन रहा है, अगर आपसे आपके मूल अधिकारों को छीन रहा है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और इसके लिए हमारे मौलिक अधिकार में साफ साफ लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जो कि बड़ा ही जरूरी है एक आम जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, जैसे कि पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं आपको बताता हूं,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया है तो आपको उसे समय सीमा के भीतर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो अधिकारी के ऊपर क्या हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब है कि बंदी को सशरीर समय सीमा के भीतर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा और वही अधिकारी प्रस्तुत करेगा जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कार्य और सार्वजनिक कार्य के कर्तव्य, जो सरकारी कर्मचारी है अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक कर्मचारी अपना ही काम कर रहा है, हमारी बातें ही नहीं सुनता है और हमें अपना ही पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना होता है, सुबह से शाम हो जाता है, 4-4, 5-5 दिन दौड़ाते हैं। अगर ऐसा है तो उस समय जारी किया जाता है बड़े अधिकारियों के द्वारा परमादेश, और छोटे अधिकारी को ये कह दिया जाता है साफ सुथरा परमादेश में कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करिए, कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करिए, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आगे आपके ऊपर क्या होगी, सख्त कार्रवाई होगी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है तीसरा है अधिकार परीक्षा। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई पद प्राप्त कर लेता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, फॉर्म नहीं भरा, एग्जाम नहीं दिया, डायरेक्ट सरकारी नौकरी पा गया और आपको ये बात पता चल गई, आप उसकी नौकरी को खाना चाहते हैं तो आपने एक दरखास्त दे दिया, आपने एक RTI दे दिया, तो उस समय जारी होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या, अधिकार परीक्षा, और आप उसकी नौकरी को खा जाएंगे, मतलब कि उसकी नौकरी चली जाएगी। आगे देखते हैं प्रतिषेध का लेख, यानी इसको कहा जाता है ना ट्रांसफर। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों को जारी करता है और कहता है कि जो मेरा मामला है उसमें तुम कार्रवाई मत करना, उसको मेरे पास भेजो। कहने का मतलब नीचे के न्यायालय को यह आदेश देते हैं ऊपर के न्यायालय कि जो हमारे मामले हैं उसको हमारे पास भेजो, तुम अपने मामले को ही देखना। आगे देखते हैं हम लोग उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी जस्ट इसी की तरह है। उत्प्रेषण में भी ये कहा गया कि भैया जो तुम्हारे यहाँ मामला लंबित है काफी समय से, नीचे के न्यायालय को ऊपर के न्यायालय कहता है कि जो तुम्हारे यहाँ मामला लंबित है बहुत दिनों से, उसको हमारे पास भेजो, मैं उसका निपटारा जल्दी से करता हूँ। तो ये था उत्प्रेषण। कहने का मतलब 5 तरह के रीट थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। सारी को मैंने अच्छे से समझा दिया। और कहा जाए तो मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे हैं अनुच्छेद 14, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 32। अगर इन अनुच्छेदों को आपने अच्छे से रट लिया तो मौलिक अधिकारों से आपका कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाएगा, आप हर बार पूरा अंक लाएंगे मौलिक अधिकारों से अगर प्रश्न बनता है तो। अगर मैंने अच्छे से समझाया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।